हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। दैट इज़ सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग हम क्यों करते हैं और सैम्पलिंग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सैम्पलिंग के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारा सक्सेस क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर हिट करिए जिससे जो भी हम इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आएँ वो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिल जाए। हम लोग टेलीग्राम पे भी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ एक अच्छी खबर मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी जो सक्सेस क्लासेस ऐप है वो वापस से अपने रनिंग फॉर्म में आ चुकी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से जो है वो उतनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं कर पा रही थी। अब हम लोगों ने उसको वापस एक तरीके से री इन्वेंट किया है और वो आप लोग के हेल्प के लिए तैयार है। इसमें हम लोग PDFs डालते रहेंगे और जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसकी आपको डायरेक्टली वहाँ लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ क्विज़ेस का भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, जिससे जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग क्विज़ की जो है उसमें क्विज़ दे करके अपनी परफॉर्मेंस असेस कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं। सैम्पलिंग मेथड्स के अभी मैं एक तरीके से बहुत ही शॉर्ट ओवरव्यू आपको दे रहा हूं, आपको पूरा डिटेल में मैं समझाऊंगा आगे जा करके, बस आपको एंड तक ये वीडियो देखना है, इतना आपका काम है। सैम्पलिंग मेथड दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है सैम्पलिंग, ये भी बताऊंगा पहले मैं। सैम्पलिंग मेथड होते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और नॉन प्रोबेबिलिटी को भी 4 टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको डिटेल में अपन पढ़ेंगे आगे। सैम्पलिंग क्या होता है, सैंपल लेने की क्या ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग बचपन से सैंपल सुनते आए हैं दैट इज़ ब्लड सैंपल। हमें जानना है किसी इंसान का लीवर सही से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, किडनी सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरा ब्लड निचोड़ लेते हैं उसकी बॉडी से, नहीं, हम एक ब्लड सैंपल लेते हैं, उसको फिर अपनी लैब्स वगैरह में पूरा उसको असेस करने के बाद हम लोग फिर एक रिपोर्ट लेके आते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्या आपकी जो है किडनी कैसी है, लिवर कैसी है, ये सब पता चलता है हमें। तो सैम्पलिंग क्या होता है, या अपन एक और अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज हम बाजार में अक्सर जाते हैं गेहूं वगैरह खरीदने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा का पूरा गेहूं जो है निकाल करके उसको देखने ही लग जाते हैं कि कहीं कंकड़ है या नहीं, या पूरा गेहूं ठीक है या नहीं। हम लोग एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को देख करके हम लोग ये असेस कर लेते हैं कि ये गेहूँ कैसे होने वाला है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी कितने जो है वीट की रिक्वायरमेंट है, कितने क्विंटल वीट की रिक्वायरमेंट है, फिर हम उसको ऑर्डर दे देते हैं उस एक सैंपल के बेसिस पे। क्यों, बिकॉज सैम्पलिंग इज टाइम कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव, यहाँ लिखा हुआ है ना। हर एक इंसान के पास, अगर हम अपने रिसर्च की बात करें तो हर एक इंसान के पास जाना पॉसिबल नहीं है। हम किसी प्रोडक्ट की जो है एक तरीके से हमने मार्केटिंग की है, वी वांट टू नो द फीडबैक, वी वांट टू फिल द क्वेश्चनेयर, है ना, सर्वे करना चाहते हैं। तो क्या पूरे इंडिया का आप एक एक इंसान के घर को खटखटा करके उससे जो है पूछ सकते हो, नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो सैम्पल्स बना देते हैं कि हमें सैम्पल 40 लेने हैं, हमें 50 लेने हैं, हमें 80 लेने हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनसे हम जो है सर्वे करते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग ये उन्हें मान लेते हैं कि वो जो है पॉपुलेशन को सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जितना सैम्पल साइज आपका ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो एरर, जो चांसेस है एरर के वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या होता है, बिकॉज इट इज़ टाइम कन्वीनियंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू, है ना, रोम अराउंड द वर्ल्ड एंड टेक दिस सर्वे। इसलिए हम टाइम को ध्यान में रखते हुए, और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, कॉस्ट भी लगेगी, कितने लोगों को आप रिक्रूट करोगे, इन्वेस्टिगेटर्स को, वो जाएंगे जगह जगह और उसके अकॉर्डिंगली फिर लोगों से सर्वे कराएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं। सैंपल हमें एडिक्वेट लेना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम चलाओ काम के लिए कि हाँ हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, हमने 5 लोगों से जो है सैंपल करवा लिया, ठीक है, तो उतना अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं आएगा। आगे जाकर के मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से टेक्निक्स या मेथड्स होते हैं। पहले हमने सैम्पलिंग का जो है बेसिक्स जो है समझ लिया। अब आगे आ जाते हैं, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी मतलब जिसमें हम जो है सैम्पलिंग में हम लोग रैंडमली चुनते हैं, दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, है ना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स जिसमें हम लोग जितने भी लोग हैं उनको, हम जितने भी पॉपुलेशन है उसमें हम सैम्पल्स को रैंडमली चूज़ करते हैं। हमारा कोई बायसनेस, हमारा कोई कन्वीनियंस, हमारी जजमेंट, हमारा पर्पस, ये सब कुछ जो है मायने नहीं रखता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रैंडमली चूज़ कर लेते हैं कि हाँ हम इन लोगों से रैंडमली जो है क्वेश्चनएयर भरवाएंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपना जो है रिसर्च आगे जा करके कंडक्ट कराएंगे। तो जब हम लोग रैंडम ले लेते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी, बिकॉज हर एक इंसान की आने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे होती है। ठीक है, आप रैंडम ले रहे हो तो आपकी क्या है, जितने भी लोग वहाँ पे हैं, सपोज आपने सोचा कि हम इतने पॉपुलेशन है आपकी, उस पॉपुलेशन में से
सेलेक्ट अ सैम्पल, तो अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हो तो हर इंसान के, क्योंकि आप रैंडम ले रहे हो, रैंडम में तो कोई भी आ सकता है, इसलिए सबके चांसेस होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको वर्ड यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या होता है? नॉन प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे कोई रैंडमनेस नहीं होता, हम अपने जजमेंट, अपनी कन्वीनियंस और कुछ कोटा वगैरह डिसाइड करके हम क्या करते हैं, अपने कन्वीनियंट की, मैंने बोला कि यार मेरे को सर्वे करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ अपने कॉलोनी के जो घर हैं, क्योंकि कॉलोनी में तो मैं रहता ही हूँ, जो 5-6 घर हैं उन्हीं से मैं सर्वे करवा लेता हूँ, वो मेरे लिए पास भी पड़ेगा और टाइम भी नहीं ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, भर भी देंगे और कॉस्ट भी नहीं लगेगी। तो ये हो जाएगी आपकी एक तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है, आप अपनी कन्वीनियंस, आप अपने जजमेंट, आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली क्या कर रहे हो, आप जो है अपना सैम्पलिंग कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें रैंडमनेस नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स मैंने बता दिया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बता दी मैंने, टाइप्स पढ़ते हैं अब इसके। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? पहले मैं एग्जांपल बताऊंगा, है ना, उसके बाद हम लोग इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। सपोज एक कॉलेज है, उसमें जो है कोई गेम होने वाला है। हम लोग सब जानते हैं कि कॉलेजेस में गेम्स वगैरह होते रहते हैं, कोकुलर एक्टिविटीज़ और ये सब चीज़ें के अंदर। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने अंताक्षरी के लिए जो है ग्रुप बनाने की सोची कि 3 हम लोग ग्रुप ले लेते हैं, वो सब लोग मिल करके एज ए कॉम्पिटिटर बन के अंताक्षरी खेलेंगे। तो हम लोग ने क्या किया, फिर बायसनेस आ जाती है, अपने डिपार्टमेंट वाले जो है अपने डिपार्टमेंट वाले के साथ कंफर्टेबल होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो वो उनको चुनते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हम जो है फिश बाउल यूज़ करेंगे। फिश बाउल हम सब जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिसर्च में, कि एक हम लोग बाउल बना देते हैं, उसमें चिट्स डाल देंगे हम सारे फैकल्टीज़ के, और किसी एक को बुला लेंगे, कोई बच्चे को बुला लेते हैं, वो एक एक चिट जो है, हम सपोज यहाँ 5 मेंबर चाहिए, यहाँ 5 मेंबर चाहिए, जो 5 पहली चिट निकलेंगी वो टीम ए हो जाएगी, फिर बी हो जाएगी, फिर सी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आपको करना होता है, ठीक है, जहाँ पे आपको रैंडमनेस दिखानी है, तो आप यूज़ करते हो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, है ना। ये एक सैम्पलिंग का टाइप है। कौन सी सैम्पलिंग का टाइप है? ये है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप, जिसे अपन कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। और ये एक एग्जांपल हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिश बाउल का यूज़ करके चिट्स निकाल करके हम लोग जो टीम्स बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोल्ड करके बताया हुआ है। इसकी PDF आपको सक्सेस क्लासेस ऐप में भी मिल जाएगी और मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। इट इज़ रिलायबल मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन वेयर एवरी सिंगल मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज चूजन रैंडमली मेयरली बाय चांस। जिसकी किस्मत होगी टीम ए में आना, वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। आपको एग्जांपल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपको थ्योरी थोड़ी ना वहाँ पे कोई पूछेगा, आपको ये इनकॉर्पोरेट करना है। यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस सैम्पलिंग टेक्निक्स इन योर रिसर्च। तो आपको एग्जांपल पता होनी चाहिए कि इसे कहाँ यूज़ करना है। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मैंने क्या बोला, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में मैंने क्या किया, मैंने कोई प्रोडक्ट जो है मार्केट में निकाला है, अब मुझे जो है उसके अकॉर्डिंगली कोई क्वेश्चनियर वगैरह भरवाना है। मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने वाला हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे कोई क्वेश्चनियर वगैरह भरवाना है। अब मैंने क्या किया, अब मैं किसी एक कॉलोनी में गया, जिसमें करीबन कह सकते हो आप 100 घर थे। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि जो जैसे यहाँ पे पूरी कॉलोनी बनी, उसमें ये हाउसेज हैं, जो रो हाउसेस टाइप होते हैं, आप सब जानते होंगे। तो मैंने बोला कि हर जो है मैं 2-2 घर छोड़ करके जो है क्वेश्चनियर फिल करवाऊंगा। तो यहाँ पे 1 2 सपोज ये हाउस नंबर दिया हुआ है 4 5 6 7 8 9। तो मैंने कहा हर घर 2-2 घर छोड़ करके। तो पहले मैंने जो किया, सर्वे करवाया या क्वेश्चनियर भरवाया 1 से, फिर 2 घर छोड़ दिए, फिर 4 से, फिर 2 घर छोड़ दिए, फिर 7 से। ऐसे करते करते घर छोड़ के नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा आपका 10। तो यहाँ पे ऐसे करते करते मैं एक क्या कर रहा हूँ, एक रेगुलर इंटरवल के बेसिस पे अपनी जो है सैम्पलिंग कर रहा हूँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपना जो है क्वेश्चनर फिल करवा रहा हूँ या सर्वे कर रहा हूँ एक रेगुलर इंटरवल क्या है, आफ्टर 2 हाउसेस, हर 2-2 घर छोड़ करके मैं क्या करने वाला हूँ, अपना क्वेश्चनर भरवाने वाला हूँ। तो ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, है ना। सिस्टमैटिक चल रहा है ना, ये देखिए सिस्टमैटिक चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए अपन बोल देते हैं तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तरीके हैं अलग अलग, आपको जो फिजिबल लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। अब एक मैंने पैराग्राफ या एक स्लाइड यूज़ की है, जिसमें मैं बताऊंगा कि कैसे आपको यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सा सैम्पलिंग का तरीका होना चाहिए। अब क्लस्टर आ जाते हैं। क्लस्टर का बहुत इजी एग्जांपल जो मुझे समझ में आता है मैं वो बताता हूँ सबसे पहले आपको। एक्चुअली में क्या है, क्लस्टर और जो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होता है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे मैंने समझा है क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड के डिफरेंस मैंने कैसे समझे हैं। अब यहाँ पे क्या, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर अपन उसकी थ्योरी समझेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे बोला है कि हमारा जो अनअकैडमी, हम सब जानते हैं अनअकैडमी से हम लोग जब अपनी क्लासेस लेते रहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना वर्थ है या नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं बहुत सारे जो है लोग हैं टेलीग्राम पे भी और हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जो है सब्सक्रिप्शन में हैं, तो मैं उनसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन पूछना चाहता हूँ। नए बैचेस चालू हो रहे हैं तो पूछना चाहता हूँ कि वर्थवाइल है या फ्री क्लासेस देख करके भी हम काम चलाया जा सकता है, क्या कैसा है उसका। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिया है 3 सब्जेक्ट मैंने ले लिए। सपोज एक मैंने ले लिया कॉमर्स, एक मैंने ले लिया पॉलिटिकल साइंस और एक मैंने ले लिया सपोज इकोनॉमिक्स, है ना। अब मैं इतने सब्जेक्ट्स हैं, करीबन 90 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं, उतने तो मैं लोग नहीं ले सकता, इतने तो मेरे पास इतना नहीं है। अनअकैडमी के ना जाने कितने ऑल ओवर इंडिया में लोगों ने लिया हुआ है। तो मैंने क्या किया है, मैंने कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इनके सब्जेक्ट्स के जो हैं लोगों से मैंने बातचीत करनी चालू कर दी है कि आपको बताना चाहिए, या क्वेश्चनियर मैंने एक बनाया और उनके पास मैं भेज रहा हूँ। अब आप देखो, इस कॉमर्स के अंदर, इस पॉलिटिकल साइंस के अंदर और इस इकोनॉमिक्स के अंदर जो है जनरल कैटेगरी के भी लोग होंगे, है ना, ओबीसी भी होंगे, ईडब्ल्यूएस भी होंगे, एससी भी होंगे और एसटी भी होंगे। समझ में आया। ऐसे ही मैं इसकी बात करूं, अगर पॉलिटिकल साइंस में सेम चीज़ इसमें भी होगी और सेम चीज़ इसमें भी होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अपन बोले कि क्लस्टर सैम्पलिंग में जो आपके सैम्पल्स होते हैं वो अपन कह सकते हैं अंदर से अपन बोलेंगे एक तरीके से हीट्रो होते हैं, अंदर से होते हैं हीट्रोजीनियस और बाहर से, ऊपर से क्या हो गया, होमोजीनियस। कॉमर्स के ही ना सब क्या कर रहे हैं, कॉमर्स का एग्जाम दे रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी कॉमर्स दे रहे हैं, तो अंदर से क्या है वो हीट्रोजीनियस, अलग अलग है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अलग जाता है, एससी का अलग जाता है, एसटी का अलग जाता है, ईडब्ल्यूएस का अलग आता है। सेम चीज़ बाहर से होमो है, हम सब एक हैं, हम सब पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, पर अंदर क्या है, जनरल कैटेगरी के भी हैं लोग, एससी के भी हैं, एसटी के भी हैं, ओबीसी के, तो अंदर क्या है वो हीट्रोजीनियस है। ठीक है, सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में भी होगी, बाहर से सब क्या है, एक हैं, हम सब इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, हम सब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, पर हम लोग जनरल कैटेगरी के भी हैं, एससी के भी हैं, एसटी के भी, ओबीसी हैं। तो ये हो गया आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। अगर आप ऐसे सैम्पलिंग कर रहे हो कि आप क्या करने वाले हो, आप कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स आपने 3 बना लिए अपने सैंपल, और अंदर से क्या है वो हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब अंदर से मिक्स्ड है, जनरल के भी कुछ होंगे, कुछ एससी के भी होंगे, कुछ एसटी के भी होंगे, कुछ ओबीसी भी होंगे, और उनसे आप पूछ रहे हो, क्योंकि हर किस्म का लोग जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेता है, तो आप उनसे पूछ रहे हो कि आपका क्या इम्पैक्ट है, आपका क्या व्यू पॉइंट है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या क्या कैसा है। ऐसे ही आप पॉलिटिकल साइंस में भी कर रहे हो और इकोनॉमिक्स में भी कर रहे हो। तो अगर इस तरीके से आप अपना सर्वे कर रहे हो तो वो हो जाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग। इज इट क्लियर? वो हो जाएगा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, जो बाहर से होमोजीनियस है और अंदर से हेट्रोजीनियस है। ठीक है, रिसर्चर्स डिवाइड द एंटायर पॉपुलेशन इनटू सेक्शंस और क्लस्टर। ये क्लस्टर ही एक तरीके से, क्लस्टर्स दैट रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जांपल क्लस्टर सैम्पलिंग का, जिसमें क्लस्टर्स हम बना लेते हैं कॉमर्स का, पॉलिटिकल ऊपर से सब एक हैं, है ना, जैसे कि हमारी इंडिया है, बाहर से जब हम भारतीय हैं पर अंदर से हम लोग पंजाबी, गुजराती, मराठी ऐसे करके हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में। इसमें हम लोग स्ट्राटा बनाते हैं। अब मैंने क्या किया है, मैं एग्जांपल सेम लूँगा जिससे दोनों चीज़ आपको समझ में आए। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि मैं कॉमर्स जो है सब्जेक्ट ले लेता हूँ और कॉमर्स में एक कैटेगरी बना, एक स्ट्राटा बना देता हूँ मैं जनरल का, एक स्ट्राटा बना देता हूँ मैं ईडब्ल्यूएस का, एक स्ट्राटा बनेगा ओबीसी का, एक स्ट्राटा बनेगा एससी का और एक स्ट्राटा बनेगा एसटी का। ठीक है, अब ये क्या है, ये सब अंदर से क्या है, अंदर से होमोजीनियस हैं, सारे जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, पर बाहर से क्या है, बाहर सब हीट्रो हैं। हीट्रो कैसे हैं, ये जनरल हो गया, जनरल वाले हो गए, ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस, अलग अलग है ना सब, है ना। तो यहाँ जनरल कैटेगरी के सिर्फ लोग हैं, तो अंदर से क्या हो गए वो लोग, होमोजीनियस, बाहर से क्या हो गए, हेट्रोजीनियस। कॉमर्स के अंदर भी हेट्रोजीनियस है, बाहर से क्या, जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया और एससी हो गया, और अंदर से सब क्या है, होमोजीनियस, सारे जनरल कैटेगरी के लोग इसके अंदर हैं, सारे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी इसके अंदर है, सारी ओबीसी की कैटेगरी इसके अंदर है, एससी की कैटेगरी इसके अंदर है, एसटी कैटेगरी इसके अंदर है। तो ये हो गया, अगर आप इस तरीके से आप अपने सैम्पलिंग करवा रहे हो, आपका तरीका है, आप कैसे भी करवा सकते हो, है ना, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिसर्च। तो अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो, फिर आप सर्वे कर रहे हो, अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन लेना का फ़ायदा है या नहीं, आप थोड़ा सा और डिटेल में करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ हम स्ट्राटा बनाते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम आगे। यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्या यूज़ है, इसको हम क्यों पसंद करें, हम क्यों इसको चुनें। रिड्यूसेस सैम्पल बायस, बायसनेस कम हो जाती है, यहाँ पे रैंडम है, चांस, बाय चांस कोई भी आ सकता है बाय चांस, है ना, यहाँ पे बायसनेस क्या है, कम हो जाती है, इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए। डाइवर्स पॉपुलेशन, जब बहुत आप चाहते हो कि सब लोग इसके अंदर आ जाएं,
हर किस्म, बहुत ज़्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है ना, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, है ना, डाइवर्स पॉपुलेशन है आपका। तो आप चाहते हो कि सबकी जो है प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, किसी एक पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए, तो आप यूज़ करोगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और क्रिएट एन एक्यूरेट सैम्पल। तो हम जानते हैं कि रैंडम से हम कुछ काम करेंगे तो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा कंपेरेटिव टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब आ जाओ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, ये क्या है? A sampling method that involves a collection of feedback based on a research or statistician's sample selection capability and not on fixed selection process, है ना। हम मेरी अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली मैं चुनूंगा, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब यहाँ पे कोई रैंडमनेस नहीं होता, मैं अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने पर्पस, इसके अकॉर्डिंगली मैं लोगों को चुनता हूँ एज अ सैम्पल। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग में बायसनेस सबसे ज़्यादा होती है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था जिसमें दो में कन्फ्यूजन क्रिएट हुई थी मॉक टेस्ट में। मुझे अच्छे से याद आ रहा है, कन्वीनियंस में था बायसनेस और जजमेंट आया था, मतलब एक नेक्स्ट जो है पर्पसिव आया था, हाँ पर्पसिव सैम्पलिंग में आया था जजमेंट, ठीक है। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग में होता है क्या कह सकते हो आप कि यहाँ बायसनेस ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अपने अभी बताया कि कन्वीनियंटली मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन भरवाया, तो मैंने अपने ही जो कॉलोनी के लोग हैं उनसे मैंने जो है क्वेश्चन भरवा दिया, बिकॉज वो कन्वीनियंट था मेरे से। मैं गया, सब मेरे को जानते थे, उन्होंने क्वेश्चन भी भर दिया, ठीक है। तो ये हो सकता है आपका एक कन्वीनियंस सैम्पलिंग। या और अच्छा एग्जांपल में आपको मुझे याद आ रहा है, हम लोग जब एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं, चाहे किसी भी सेंटर से अपन निकल रहे हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, आप देख रहे हो कितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले पैम्फलेट लेके खड़े होते हैं और बांट रहे होते हैं लोगों को, है ना, कि आप ले लो आप, क्योंकि वो कन्वीनियंट हो गया ना उनके लिए, है ना। वो क्या करने वाले हैं, है ना, जैसे कि मास्टर्स, किसी का मास्टर का एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उनको कोई नेट कर रहा होगा, या अक्सर लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं बैंकिंग की और बाकी सब चीज़ों की, तो उन्होंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंगली जो है स्पोकन इंग्लिश हो गया, अपने अकॉर्डिंगली जो है पैम्फलेट बांटना चालू कर दिया, है ना। क्यों बांटना चालू किया वो? अब वो जा करके ये चीज़ दुकानों में बांटते कि वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश करवाना है या ऐसा कुछ करवाना है, तो पब्लिक नहीं आती उनके पास, यहाँ वहाँ बांटने का कोई फ़ायदा नहीं होता। जनरली स्पोकन इंग्लिश या कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कौन कर रहे होते हैं? स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो होती हैं वो एक तरीके से पैम्फलेट बांट रहे होते हैं, तो कन्वीनियंट उनके लिए हो जाता है, बिकॉज उनके पास जो है एक साथ सैम्पल मिल जाता है। ऑल ओवर पॉपुलेशन तो नहीं आती, बिकॉज अलग अलग सेंटर्स होते हैं और कुछ लोग निकल भी जाते हैं, कुछ लोग पैम्फलेट नहीं भी लेते। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग मीन्स अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली हम सैम्पल चुन रहे हैं, यहाँ बायसनेस पूरी तरीके से आता है। जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग, अब ये क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट इनके डिफरेंस है। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला, मैंने लोगों को बुलाया, आप लोग देखते होंगे कि जनरली हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है कि आपको कॉल आते हैं कि हमारा यहाँ पे एक एग्जीबिशन होने वाला है और आप आमंत्रित हैं और आप कृपया आइएगा, और एक गणेश जी की जो है मूर्ति पकड़ा देते हैं हम लोगों को, एक क्या कहते हैं, एक शो पीस टाइप पकड़ा देते हैं, और वो किसी न किसी जो है कोई प्रमोशनल इवेंट होता है, हमें इतना डिटेल में बताया नहीं जाता, पर वो बोलते हैं कि कोई ना कोई, है ना, आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, या योर ईमेल आईडी और योर नंबर हैज़ बीन सेलेक्टेड, सो प्लीज़ आप आइए अपने गिफ्ट्स कलेक्ट कर लीजिए। और वहाँ पे क्या होता है कि मेरा खुद का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि मुझे एक कॉल आया कि सर योर मोबाइल नंबर हैज़ बीन सेलेक्टेड, तो आप आकर के अपना इस जगह पर अपना गिफ्ट जो है ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैं उस वक्त फ्री भी था, मैं चला गया, और पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो एक कोई सेरेलैक टाइप कुछ लेके आए थे, तो मतलब कोई प्रोडक्ट था। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि हाउ मेनी ऑफ द पीपल सिटिंग ओवर हियर आर मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया, पहले उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, है ना, उनको उन्होंने एक तरीके से गिफ्ट दे करके टाटा बाय बाय करने लग गया एक तरीके से, कि हमें हमारा, क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो है सेरेलैक टाइप, मुझे याद नहीं आ रहा उस प्रोडक्ट का नाम क्या था, सेरेलैक जैसा ही था कुछ, जिसमें छोटे बच्चों को हम लोग उसको जो 1 साल के, फिर 2 साल के, फिर 5 साल के बच्चों को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे थे। वो मार्केटिंग क्या मेरे को करके कोई फ़ायदा है, या ऐसे कोई अनमेरिड व्यक्ति को कोई फ़ायदा है जो उससे रिलेटेड ही नहीं है, जिनका पर्पस ही उनका सर्व नहीं हो रहा है। वो उनका पर्पस सर्व तब होगा जब वो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे उनके सामने जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे छोटे हैं, ठीक है। उन्होंने अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली क्या किया, अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली उन्होंने अपनी सैंपल को चुना। समझ में आया? तो ये होता है आपका जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग में क्या है, पर्पसिव मतलब अगर जो मेरा पर्पस है कि मेरे को सेरेलैक जो है सेल आउट करना है उनके जिनके छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं सैम्पल्स चुनूंगा और बाकियों को मैं टाटा बाय कर दूंगा और अपनी जो है मार्केटिंग उन्हीं के सामने करूँगा। बाकियों से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो मेरे पर्पस से
अलग हैं, मेरे पर्पस सर्व ही नहीं हो रहा है उनके लिए, तो ये होता है जजमेंट और पर्पसिव सैम्पलिंग। रिसर्चर्स प्योरली कंसीडर द पर्पस ऑफ स्टडी अलॉन्ग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस उनकी होती है, यहाँ पे हम लोग मार्केटिंग में भी पढ़ते हैं कि टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। अब क्या है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, इसमें जो होता है तब यूज़ करते हैं जब हमें जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रेस करना अपने सैम्पल्स, है ना। कुछ ऐसे हाईली सेंसिटिव इश्यूज होते हैं या जिनको हम ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते, जैसे कि HIV एड्स की अपन बात करें, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सर्वे करने वाले हैं और हम उन विक्टिम्स के पास पहुंचने वाले हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है विच इज़ नॉट टॉक्ड इन पब्लिक, तो वो क्या करने वाले हैं, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे स्नोबॉल सैम्पलिंग। वो स्नोबॉल सैम्पलिंग से क्या करेंगे, वो अपना एक क्वेश्चनर बनाएंगे और वो सर्वे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो HIV एड्स वाले कि आपके क्या सिम्टम्स होते हैं, आपका फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, XYZ जो भी होता है। तो ऐसे ये स्नोबॉल सैम्पलिंग वहाँ यूज़ होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन टॉपिक इज हाईली सेंसिटिव एंड नॉट ओपनली डिस्कस देन विच सैम्पलिंग इज यूज्ड, तो वहाँ पे स्नोबॉल यूज़ होगा। ठीक है, जब जो टॉपिक होता है या आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस दी public, it is very difficult to choose the sample, then which type of sampling is used, तो हम कह सकते हैं वहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग। क्योंकि स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है ना, एक इंसान है ना, उसने फिर दूसरे को बताया, ऐसे करते करते क्या है कि एक स्नोबॉल टाइप वो बनता जाता है ना। तो ये स्नोबॉल बना, ऐसे करते फिर, ठीक है। तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है जिसमें जो टॉपिक इज़ नॉट वेरी मच ओपनली डिस्कस्ड या हाईली सेंसिटिव होता है या डिफिकल्ट टू ट्रेस होते हैं, सैम्पल्स ढूंढने डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। यहाँ पे नेटवर्क बनाने होते हैं। मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है, कॉमर्स में आया था जहाँ तक कि स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, हम लोग नेटवर्क्स बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग नेटवर्क बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क बना रहा है, उनसे पूछ करके कि अच्छा आप बताओ आपके अकॉर्डिंगली, उन्होंने इनका नाम रेफर किया कि हाँ इस पर्सन से आप पूछ सकते हो, फिर आप उन्होंने इसका नाम रेफर किया, ऐसे करते करते क्या है वो एक नेटवर्क बनाते हैं। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग जब हमारा टॉपिक होता है डिफिकल्ट, और ऐसा टॉपिक जो हम पब्लिक में यूज़ नहीं कर सकते, तो उनसे पूछते हैं अच्छा हमको HIV एड्स की सर्वे करना है, आप बताओ कि कौन जो है आपके अकॉर्डिंगली हमारा सैंपल होगा या कौन सा आपके अकॉर्डिंगली वो विक्टिमाइज्ड पर्सन होगा, तो वो उसका नाम रेफर करेगा। ऐसे करते करते क्या है नेटवर्क बन जाता है। कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में मैंने क्या किया, कोटा सैम्पलिंग में मैंने कहा कि मैं सर्वे कर रहा हूँ 100 लोगों की, और 100 लोगों में कम से कम 30 होने चाहिए आपके मेन, उसके बाद होने चाहिए 90 विमेन, और 10 होने चाहिए आपके चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसे करके मैंने कोई कोटा वगैरह बना दिया, तो वो हो गया आपका कोटा सैम्पलिंग, है ना। जैसे कि रेलवे वगैरह में होता है लेडीज़ कोटा और सीनियर सिटीज़न और ये सब चीज़ें के कोटा बन जाता है, जिसमें हम लोग एक फिक्स डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मेन सिर्फ 30 ही लेने हैं, 30 से ज़्यादा नहीं लेने, है ना। 60 ही लेने हैं, 61 नहीं लेने हैं, 10 ही लेने हैं, 10 से ज़्यादा नहीं लेने हैं। तो ये बन गया हमारा कोटा, जिसमें हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इतने इतने लोग ही हमको लेने हैं, 10 इतने लेने हैं, 60 इसके लेने हैं और 30 इसके लेने, इसलिए यहाँ पे लिखा है बेस्ड ऑन प्री सेट स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड बना हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको काम करना है। तो ये भी हो जाएगा आपका एक तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पे कोटा डिसाइड हो गया है। 31 अगर 31 कोई बंदा आएगा, हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो, उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहाँ यूज़ होता है, यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हम जनरली यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है ना। जब हमारे पास जब हाइपोथेसिस बनाना होता है, हाइपोथेसिस बनाने से अपन, है ना, रिसर्चर्स यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड टू क्रिएट एन असम्पशन व्हेन लिमिटेड टू नो प्रायर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। जब आपके पास कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो आप अपने जजमेंट, अपने कन्वीनियंस, है ना, अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली काम करते हो, तो वो हो जाता है आपका। यहाँ पे हमें हाइपोथेसिस क्रिएट करना होता है, उससे पहले हम जो है एक तरीके से ये सब करते हैं, ये सैम्पलिंग यूज़ करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अपन उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में इस सैम्पलिंग यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन पीछे नहीं होती है, किसी प्रकार का अब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, डाटा अवेलेबल नहीं होती है, तो हम लोग यूज़ करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। है ना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपको समझ में आएगी, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव तो किसी एंगल से नहीं है, ये क्वालिटेटिव है, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको जितने भी दिख रहे होंगे ये सारे के सारे क्वालिटेटिव रिसर्च है, पायलट स्टडीज़ और, है ना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, तो ये सब वहाँ यूज़ करते हैं। बिकॉज ये जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट इज़ यूज्ड बेसिकली इन वी कैन से क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च सारी इसके अंदर आ जाएगी, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च है, जिसे अपन पायलट टेस्टिंग भी बोलते हैं। कोई चीज़ करने से पहले, है ना, हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं अपन, है ना। यहाँ पे जैसे कि पायलट टेस्टिंग क्या होता है कि
कि हाँ पायलट टेस्टिंग में हम लोग एक सैंपल लेते हैं और वो देखते हैं कि क्या ये रिसर्च आगे फीजिबल है या नहीं, आगे करने लायक है या नहीं, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, हाइपोथेसिस वगैरह बनाएंगे। तो आप इसीलिए फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को रिलेट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि कैसे हम लोगों ने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च किया, हम लोग देख रहे हैं कि क्या ये रिसर्च फीजिबल है या नहीं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, उस टाइम पे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ही यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि आगे जा करके हमारा जो हाइपोथेसिस वगैरह क्रिएट हो जाए। अब बजट और टाइम कांस्टेंट होता है, कौन इतना पैसा लगाएगा, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा, ठीक है। तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली लोगों को ले लो, सैंपल को ले लो, तो वहाँ पे भी हम नॉन प्रोबेबिलिटी ही यूज़ करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड, हाउ डू यू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ सैम्पलिंग टू यूज़, है ना, किस तरीके से आपको कौन सी सैम्पलिंग यूज़ करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है राइट डाउन द रिसर्च गोल, आपका गोल क्या है ना, अपने गोल को आप पहले लिखो, ठीक है। क्या आप कितनी कॉस्ट है, आपके पास कितना टाइम है, आप कितनी कॉस्ट लगा सकते हो, हाउ मच एक्यूरेसी यू वांट, उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है अपनी सैम्पलिंग की तरीका ढूंढना चाहिए, चाहे वो प्रोबेबिलिटी है चाहे वो नॉन प्रोबेबिलिटी। तो पहले आपने रिसर्च गोल देखो आपकी क्या है रिसर्च गोल, फिर आप कॉस्ट की बात करो, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि वेरी करेंगे पर्सन टू पर्सन, है ना। इफ़ समवन वांट्स वेरी एक्यूरेट रिजल्ट, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो आप फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करो, है ना, क्योंकि एक्यूरेट रिजल्ट में आप उसकी सैम्पलिंग करोगे, आप क्वेश्चनर वगैरह बनाओगे। और अगर आपको एक्यूरेट की इतनी ज़रूरत नहीं है ना, आप अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को चूज़ कर सकते हो, तो नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ कर लो आप। उसके बाद आइडेंटिफाई द इफेक्टिव सैम्पलिंग टेक्निक्स दैट माइट्स पोटेंशियली अचीव द रिसर्च गोल, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सैम्पलिंग टेक्निक ढूंढिए कि जो आपके गोल को सूट करे, है ना। जैसे कि मैंने आपको एक्यूरेसी और इन सब का एग्जाम्पल दिया, कॉस्ट आप लगा सकते हो, आपके पास उतनी पोटेंशियल है तो आप लोग यूज़ करो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगर आपके इतनी पोटेंशियल नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेटर्स को पैसा दे सको, तो फिर आप क्वालिटेटिव यूज़ कर लो, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी यूज़ कर लो। टेस्ट ईच ऑफ दीज मेथड्स एंड एग्जामिन वेदर दे हेल्प इन अचीविंग योर गोल, फिर टेस्ट करो कि ये आपके गोल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सेलेक्ट द मेथड दैट वर्क्स बेस्ट फॉर योर रिसर्च, उस मेथड को आप चूज़ करो सैम्पलिंग के जो आपके रिसर्च के गोल को मीट कर रहा हो, ठीक है। अब ये एक लास्ट स्लाइड है हमारी जो कि आपको पूरा सम अप कर देगी हम लोग क्या समझ रहे हैं। डेफिनेशन सिंपल तरीके से दिया हुआ है कि सैम्पलिंग इज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग टेक्निक इन विच सैम्पल्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन आर चूजन यूजिंग अ मेथड बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए होगे आप लोग, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग सैम्पलिंग का चुनाव करते हैं और यहाँ पे सब्जेक्टिव जजमेंट रादर देन रैंडम सैम्पलिंग, सब्जेक्टिविटी आ जाती है। ऑल्टरनेटिवली नोन एज रैंडम सैम्पलिंग मेथड और इसे नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी बोलते हैं। पॉपुलेशन सिलेक्शन क्या होता है, इसमें रैंडम होता है, उसमें सेलेक्टेड आर्बिट्री, मतलब हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली लेते हैं। रिसर्च इज कंक्लूसिव, है ना, क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव में आप याद करिए हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ा है, डिडक्टिवली, एक्सप्लिसिटली, है ना, कंक्लूसिवली। तो यहाँ पे रिसर्च इज कंक्लूसिव और वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी होता है बिकॉज वी आर डूइंग पायलट टेस्टिंग। सैम्पल since there is a method for deciding the sample, the population demographics are conclusively represented. Conclusively आंसर आ जाता है आपका क्योंकि आप लोग ने प्रॉपर यूज दी एंटायर स्टेप्स। और यहाँ पे क्या है, स्क्यूडनेस आ सकती है ना, क्योंकि यहाँ पे बायसनेस है, किसी भी तरह आपका जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो स्क्यूड हो सकता है बिकॉज यहाँ पे आपने अपने जो है जजमेंट और अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को यूज़ किया है, तो स्क्यूडनेस आनी है यहाँ पे। टाइम टेकन, टाइम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ज़्यादा लगता है और नॉन प्रोबेबिलिटी में कम लगता है। रिजल्ट्स, दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज एंटायरली अनबायस्ड, बिल्कुल अनबायस्ड होते हैं और वो बायसनेस होती है, सब्जेक्टिव हो जाती है। हाइपोथेसिस इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, देयर इज एन अंडरलाइंग हाइपोथेसिस बिफोर द स्टडी बिगिंस एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज टू प्रूव द हाइपोथेसिस, है ना। हाइपोथेसिस पहले बना होता है, तभी तो हम लोगों ने नॉन प्रोबेबिलिटी में याद करिए पढ़ा क्रिएट अ हाइपोथेसिस, क्योंकि यहाँ पे क्या हमें प्रोबेबिलिटी में हाइपोथेसिस पहले पता होगा, उसके बाद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, हमें हाइपोथेसिस पता नहीं होता, हाइपोथेसिस इज डिराइव्ड, हाइपोथेसिस इज क्रिएटेड आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडी, ठीक है। हमको कुछ नॉलेज ही नहीं होती तो हाइपोथेसिस कैसे बना लेंगे अपन, हमको नॉलेज होनी चाहिए ना उसकी, तभी तो हाइपोथेसिस बनेगा। तो दिस वाज द वीडियो ऑन सैम्पलिंग एंड इन दैट वी हैव स्टडीड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो शेयर ज़रूर करिएगा इसको, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है इस कॉन्सेप्ट के बारे में उतनी नॉलेज नहीं होती है डेप्थ में, और रिसर्च में फिर वो अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि रिसर्च में आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सेंसस सर्वे नहीं कर सकते, यू हैव टू डू सैम्पल सर्वे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।